हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक संयोग के नियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम में बहुत सारे नियम आते हैं और ये इन नियमों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले नंबर हमें ये जानना होगा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कोई ना कोई नियम के द्वारा होती है और उन्हीं नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले नंबर रासायनिक संयोग के नियम में जो फर्स्ट नियम है वो है लेवोजियर का द्रव संरक्षण का नियम। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। सेकंड है प्राउस्ट का स्थिर संगठन का नियम, जिसे हम प्राउस्ट का निश्चित अनुपात के नियम से भी जानते हैं। थर्ड है डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ रिचर का व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और फिफ्थ है गै-लुसाक का नियम। लेवोजियर का द्रव संरक्षण का नियम, प्राउस्ट का स्थिर संगठन का नियम, डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम, रिचर का व्युत्क्रम अनुपात का नियम पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। और जबकि गै-लुसाक का जो नियम होता है जो कि अभिकारक और उत्पाद के गैस के आयतन से संबंधित होता है। यानी ऊपर के जो चार नियम हैं वो सीधे सीधे पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित है, जबकि गै-लुसाक का जो नियम होता है वो गैस के आयतन से संबंधित होता है। अब बात करेंगे अपन लेवोजियर का द्रव्य संरक्षण का नियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेवोजियर का जो द्रव्य संरक्षण का नियम है, ठीक है, तो इसे लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दे के रखा हुआ था। और कब दिया था इन्होंने? 1774 पे इन्होंने दिया था। इस नियम के अनुसार जो पदार्थ है उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ क्या होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा कि जैसे हम अभिकारक ए और बी ले लेते हैं और आपस में ये रिएक्ट करते हैं और उत्पाद सी और डी बनाते हैं। तो अभिकारक ए और बी का जो द्रव्यमान होता है रिएक्शंस के पहले और रिएक्शन के बाद जो सी और डी में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों के द्रव्यमान का हम मेजर करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए 1774 में लेवोजियर नाम के रसायनज्ञ थे, उन्होंने इस नियम को दिया था और इन्होंने बताया था कि द्रव्यमान जो है हम उसके बना भी नहीं सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपने लेवोजियर के नियम को पालन करते हुए एक छोटी सी आपने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा समझा रहे हैं, जिसमें आप अभिकारक ए और बी ले रहे हैं और उत्पाद सी और डी। ठीक है, तो ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रम से WA और WB है और उत्पाद सी और डी के जो द्रव्यमान है वो WC और WD हैं। चूँकि WA और WB को सामूहिक रूप से हम WR ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, जिसे हम R से डिनोटेट कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट है जिसे हम P से दर्शाते हैं। तो WC और WD को सामूहिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, WP के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार WR = WP हो जाएगा या फिर WA + WB = WC + WD अपन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो है इस नियम की पुष्टि करने के लिए लैंडोल्ट नाम के साइंटिस्ट आए हुए थे और उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो लेवोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उन्होंने इनकी बातों को सपोर्ट किया। अच्छा, इस बात को सपोर्ट करने के लिए लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और उन्होंने क्या किया कि H आकार का इन्होंने एक उपकरण लिया जिसमें 2 ट्यूब लगी हुई थी। इस ट्यूब को लैंडोल्ट ट्यूब के नाम दिया गया और उसमें क्रमशः सोडियम क्लोराइड पहले ट्यूब में और दूसरी ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा गया और ट्यूब का मुंह बंद कर दिया गया और
ट्यूब को क्या किया गया, सेक किया गया, हिलाया गया, ताकि ये दोनों मिक्सचर आपस में मिल जाएं। जैसे ही दोनों मिक्सचर आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही रिएक्शंस होती है और प्रोडक्ट के रूप में AgCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड का PPT हमको प्राप्त होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम इंडिविजुअल यानी अलग अलग सोडियम क्लोराइड और AgNO3 का द्रव्यमान हम नोट कर लेते हैं, और जब अभिकारक आपस में रिएक्शंस करते हैं और जो उत्पाद बनता है उनके द्रव्यमानों का भी हम निरीक्षण करते हैं। और लैंडोल्ट ने क्या पाया? लैंडोल्ट ने पाया कि अभिक्रिया होने के पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है, दोनों के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे लैंडोल्ट ने पाया कि लेवोजियर द्वारा दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सत्य है। आज के वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को सपोर्ट करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि लेवोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ठीक है, वह आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत से सीधे सीधे रिलेट होता है, ठीक है। तो अब इस बात को समझने के लिए हम स्क्रीन पर जो बिंदु दिए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को अगर हम फार्मूला रूप में देखें तो E = mc का स्क्वायर होता है, जहाँ c क्या होता है, जहाँ c प्रकाश का वेग है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, जिसे अब E = mc का स्क्वायर और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आखिर क्या रिलेशन हो सकता है, इस बात को आप जानने की यहाँ पर कोशिश करें कि E = mc का स्क्वायर और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन दोनों नियम में कहाँ रिलेशन हो रहा है और दोनों एक दूसरों को ये सपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे आपस में ये संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई क्रियाकारक पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित होता है तो कुछ न कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ये ऊर्जा मुक्त होती है तो कहीं ना कहीं उत्पाद के द्रव्यमान में कमी होती है। लेकिन E = mc का स्क्वायर का कहना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन होता है तो जो उत्पाद बनता है उसके द्रव्यमान में जो भी कमी थोड़ी बहुत आती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी नगण्य होती है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आइंस्टीन का सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के द्वारा बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान क्रियाकारक पदार्थ के द्रव्यमान से अधिक होता है कभी, ठीक है। जहाँ पर भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका जो द्रव्यमान होता है वह रिएक्टेंट के द्रव्यमान से लगभग अधिक होता है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होता कि वो परिवर्तन योग्य हो, ठीक है। परिवर्तन बहुत ही माइनर होता है, ठीक है, जिसे हम आसानी से नेग्लिजिबल कर सकते हैं, जिसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है आज की वर्तमान स्थिति पे द्रव्यमान के संरक्षण नियम को सपोर्ट करता है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम को सही बतलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यह रासायनिक संयोग के नियम में आने वाला फर्स्ट लॉ है जिसे आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। अगले हमारे लेक्चर पे आपको स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात के नियम को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।